देखो आज हम हाइपरटेंशन पढ़ेंगे, ठीक। तो जो हाइपरटेंशन होता है हमारा वो नॉन कम्युनिकेबल है, यानी कि बिना किसी बैक्टीरिया वायरस के होता है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखो ऐसा तो है नहीं कि आप उल्टा उल्टा पढ़ा दें, उड़ता उड़ता पढ़ाएं, पूरा पढ़ाएंगे जीरो से लेके बिल्कुल 100 तक, यानी कि हम इसका यानी कि क्या पैथोलॉजी है, सॉरी क्या मैकेनिज्म है, ठीक है, क्या कारण है और क्या इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, क्या एग्जामिनेशन है और क्या ट्रीटमेंट है। तो 4-5 लेक्चर पढ़ेंगे, आप पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो 100% आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं हाइपरटेंशन का, ठीक है। तो देखो देखो जो हाइपरटेंशन होता है उसका ना एक, देखो जो प्रेशर होता है उसका ना एक आइडियल मानक होता है हमारे पास, ठीक है, 120/80 mmHg, ठीक है। इसका मतलब क्या है, देखो mmHg ये देख लो थोड़ा सा, बस देखो मान लो एक कोई ट्यूब है और मैंने 120 mmHg तक कोई पारा भर दिया इसमें, सपोज यहाँ तक भर दिया, ठीक है, 120 यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, ठीक है, जो यहाँ पे प्रेशर होगा वही mmHg में आ जाएगा, ठीक। तो इसे मिटाते हैं। अब देखो जो 120 mmHg जो है ये है सिस्टोलिक प्रेशर तुम्हारा, ठीक है, जब तुम्हारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, ठीक है, तब ये नापते, तब ये आता है, ठीक है। तो ये तो एक आइडियल है, अगर हाइपरटेंशन होगा तो इससे ज़्यादा ही होगा, देखो। और जो ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये होता है तुम्हारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जब तुम्हारा हार्ट क्या होता है, रिलैक्स कंडीशन में होता है, ठीक है। किस में हम इससे मेजर कर सकते हैं, ब्रेकियल आर्टरीज में से नाप सकते हैं हम, ठीक। अब देखो बीपी कब नॉर्मल माना जाएगा तुम्हारा, जैसे ये तो आइडियल लिख रखा था, तो नॉर्मल बीपी माना जाएगा जब आपका जो बीपी है, सिस्टोलिक बीपी है, वो 120 mmHg से कम हो, ठीक। और जो डायस्टोलिक है वो 80 mmHg से कम हो। अब मान लो थोड़ा सा बढ़ा हुआ कम माना जाएगा, जैसे हल्का सा बीपी, जैसे मान लो अगर आपका 120 से और 130 तक हो जाए, 29 तक, तो क्या होगा, ये हल्का सा बढ़ा हुआ माना जाता है। अगर आप अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, खाना है और अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो आपका बीपी कंट्रोल यहीं पे हो जाता है, आपको ड्रग्स की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये डायस्टोलिक होना चाहिए और ये डायस्टोलिक यानी कि 80 से कम होना चाहिए। अब ये आता है स्टेज 1, यहाँ से खतरनाक कंडीशन शुरू होती है तुम्हारी बीपी की। तो ये अगर आपका 130 से 139 तक आता है तो अब आपको ड्रग्स की ज़रूरत पड़ती है हाइपरटेंशन में, ठीक। और अब जो डायस्टोलिक आपका 80 से 89 mmHg आ जाए, ठीक। और फिर है स्टेज 2, ठीक। तो इसका अगर 140 mmHg से ऊपर आ गया और ये 90 mmHg से ऊपर आया, तो आपने समझ गए होंगे यानी कि किस तरह से हाइपरटेंशन की वो होती है, यानी कि ये मैंने पूरी तरीके से क्लासीफाई किया हुआ है, ठीक। अब देखो बीपी तुम्हारा किस किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे मैं मान लूँ जैसे बीपी है, तो बीपी किस किस पे डिपेंड करेगा। तो देखो ये देखो बीपी जो डिपेंड करता है तुम्हारा, ये तो इंट्रोडक्शन है। अब देखो डिपेंड किस पे करेगा, जैसे मान लो कार्डियक आउटपुट पे करेगा, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। तो किस पे डिपेंड करेगा, कार्डियक आउटपुट पे, यानी कि ये तुम्हारा क्या है, एओर्टा है तुम्हारा ये वाला, ठीक है, ये असेंडिंग होता है, ये आर्च ऑफ एओर्टा, और ये डिसेंडिंग एओर्टा, और ये वाली क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। तो देखो इस पे डिपेंड करेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट पे, यानी कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है जो ब्लड इसमें पंप करेगा उस पे डिपेंड करेगा, यानी कि कार्डियक आउटपुट पे। कार्डियक आउटपुट, अब कार्डियक आउटपुट क्या है, जैसे 1 मिनट में मान लो, यानी कि 1 मिनट में यहाँ से जो ब्लड पंप किया जाएगा, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से, यानी कि 1 मिनट में जो ब्लड पंप करेगा, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये तुम्हारा कार्डियक आउटपुट हो गया। और जो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट जो होता है ये किस किस पे डिपेंड करेगा तुम्हारा, जैसे हार्ट रेट पे और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ऐसा नहीं है कार्डियक आउटपुट तुम्हारा एक फिक्स हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ गई, अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो तुम्हारा कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। और किस किस पे डिपेंड कर सकता है बीपी, जैसे अब देखो ये क्या है, एक आर्टरीज है, अगर इस आर्टरी को नैरो कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम पानी का पाइप होता है, अगर उसका मुंह दबा ले तो क्या होती है, स्पीड तेज हो जाती है। तो इसको हम बोलते हैं पेरीफेरल
वेस्कुलर रेजिस्टेंट। ठीक है, अगर इसकी टोन बढ़ जाए तो क्या होगा, बीपी तुम्हारा बढ़ जाएगा। तो इसका नाम मैं लिख दूंगा अभी। और किस किस पे डिपेंड कर सकता है, जैसे मान लो वीनस रिटर्न बढ़ जाए, जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे ड्रिप लगा दी किसी डॉक्टर ने, तो उससे क्या होगा, तुम्हारा वीनस रिटर्न बढ़ेगा। तो अगर वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है, ठीक है, अगर फ्लूइड बढ़ जाएगा, यानी कि जो इसके अंदर फ्लूइड आ रहा है ये वीनस रिटर्न है, यानी कि पूरे शरीर से जो फ्लूइड को लेके आता है, वेन होती है, तो इसी को हम वीनस रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, अगर वीनस रिटर्न बढ़ा हुआ है तब भी तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। और क्या, हार्ट रेट पे डिपेंड करता है। तो देखो बीपी तुम्हारा इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अगर हार्ट रेट बढ़ गया आपका तो बीपी बढ़ जाएगा, तो हार्ट रेट को कम करने वाली हम ड्रग्स देते हैं। ठीक है, या फिर मान लो पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंट, यानी कि जो तुम्हारी ब्लड वेसल्स हैं इसमें नैरोइंग हो जाए या इसकी टोन बढ़ जाए, तो क्या करेंगे हम, जैसे ब्लड वेसल को जो डायलेट करती हैं वो वाली ड्रग्स देंगे। और वीनस रिटर्न को, जैसे वीनस रिटर्न आपने देखा होगा, जो जनरल ड्रग्स मिलती है फ्रूसेमाइड मिलती है, लेसिक के नाम से मिलती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, तुम्हारे यूरिन को बढ़ा देती है, यूरिनेशन को। तो ठीक है, तो देखो ये हो गया, यानी कि जिस पे बीपी डिपेंड करता है उसको हम कम कर दें अगर बढ़ा हुआ है तो ये हो गया। अब देखो क्या मैकेनिज्म क्या होगी, यानी कि कोई मैकेनिज्म तो होगी किस तरह से बीपी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो देखो इसे छापो पहले। अब देखो इसकी मैकेनिज्म देख लो किस तरह की होती है। देखो जैसे सपोज मान लो ये आपकी किडनी है, ठीक, तो किडनी के अंदर क्या आता है, रीनल आर्टरीज आती है और रीनल वेन से फ्लूइड क्या है बाहर निकलता है। अब किसी वजह से क्या हुआ, सपोज मान लो ये तुम्हारी क्या है, आर्टरीज है, रीनल आर्टरी मान लो, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि लिखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये क्या है, तुम्हारी रीनल आर्टरीज है। तो किसी तरह से क्या हुआ, रीनल आर्टरी में फ्लूइड कम हो गया और यहाँ पे क्या रहा है, फ्लूइड कम आ रहा है तुम्हारी किडनी के अंदर। तो किडनी की जो जक्स्टा मेडुलरी सेल होती है, यानी कि तुम्हारे जो नेफ्रॉन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स और मेडुला में। तो जक्स्टा मेडुलरी यानी कि किस जंक्शन पे, जक्स्टा मेडुलरी सेल क्या करेंगी, रेनिन का फॉर्मेशन करेंगी। सपोज ये रेनिन है, ठीक है, अब रेनिन क्या करेगा, लीवर की तरफ जाएगा और लीवर से क्या करेगा, एंजियोटेंसिन का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक, ये तो रेनिन है, तो एंजियोटेंसिन का ठीक है। अब एंजियोटेंसिनोजन का तो कोई वर्क ऐसा है नहीं, तो एंजियोटेंसिनोजन को सेकंड में, यानी कि एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज करने के लिए, जैसे सपोज मान लो ये तुम्हारा लंग्स है, नहीं सॉरी ट्रेकिया है, ठीक है, अरे यार, ठीक है, तो जो इसकी कैपिलरीज होती हैं वहां से ना एक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, एंजाइम का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको देखो, एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो लीवर से हो रहा है और एस का फॉर्मेशन किससे हो रहा है, लंग से। तो ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या करता है, बीजो कंस्ट्रक्शन कराता है। ठीक है, देखो अब मैं इसे लिख दे रहा हूं ताकि तुम लिखने में तुम्हें आसानी हो। जैसे किडनी से क्या होगा, किडनी से किसका फॉर्मेशन हो रहा है, किडनी की जक्स्टा मेडुलरी सेल से रेनिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, और रेनिन क्या करेगा, लीवर पे एक्ट करेगा और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड, सॉरी फर्स्ट का, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट,
इसका क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा लीवर, ठीक है। और एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में कौन कन्वर्ट कर रहा है, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो इसको क्या करेगा, सेकंड में चेंज कर देगा ये, और एंजियोटेंसिनोजन सेकंड क्या करेगा, बीजो कंस्ट्रिक्शन कराएगा। अब देखो, जैसे मान लो वही मैं बता रहा था, जैसे पाइप होता है कोई पानी वाला, अगर उसे आप मुंह पकड़ के पतला कर दे उसके मुंह होल को, तो क्या होगा, पानी की जो धार होती है वो तेज हो जाती है। ऐसे अगर मैं इसे सुकोड़ दूंगा तो पानी आराम से यहां तक पहुंचने लगेगा, ठीक। एक तो हो गई तुम्हारी ये, और सेकंड क्या होगी, जैसे जो एंजियोटेंसिनोजन सेकंड है, ये क्या करेगा, एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा। सपोज मान लो ये क्या है, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक। तो एड्रिनल ग्लैंड पे ये क्या करेगा, एक्ट करेगा, एक्ट ऑन एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड क्या होते हैं, देखो एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक तो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है, ये तो कॉर्टेक्स होता है। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो निकलेगा एल्डोस्टेरोन निकलता है, आपने पढ़ा होगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो बनता है वो बनता है हार्मोन, तो एल्डोस्टेरोन बनता है, एल्डोस्टेरोन। और एल्डोस्टेरोन का काम भी पढ़ा होगा आपने, जब नीट की तैयारी की होगी, तो क्या होता है, यानी कि ये सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, और किसका कराता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ठीक है। तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराएगा, जिससे क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। और क्या होगा, एक तो एड्रिनल ग्लैंड के दो भाग होते हैं, एक तो कॉर्टेक्स होता है और एक होता है एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल मेडुला से क्या निकलता है, एड्रिनलिन निकलता है, और एड्रिनलिन का काम क्या होता है, देखो एड्रिनलिन तुम्हारे हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपने पढ़ा होगा फ्लाइट फाइट वाला वो, यानी कि कुछ ही दुश्मन को देख लेता है तो फोर्स हार्ट रेट को तुम्हारी बढ़ा देगा, ठीक है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा, और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, ठीक है। तो तुम्हारा बीपी मैंने बताया था हार्ट रेट पे डिपेंड करता है, अगर हार्ट रेट बढ़ जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन तब तुम्हारा बीपी, और पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस यानी कि तुम्हारी जो ब्लड वेसल्स है उसमें टोन बढ़ जाए तो तुम्हारा बीपी क्या होगा, बढ़ा देगा। और एड्रिनलिन क्या करता है, इन सबको बढ़ाता है। अब देखो ये मैंने क्यों बताया है, देखो जब हम ड्रग्स लेते हैं तो क्या करते हैं, देखो ये वाला जो होता है एस, यानी कि इनालाप्रिन नीनाप्रिन वो यूज करते हैं हम, तो ये होती है वो ड्रग्स, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ब्लॉकर्स यूज करते हैं हम, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, देखो और ये एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं हम, स्पाइरोनोलेक्टोन यूज करते हैं। तो देखो इसीलिए मैं मैकेनिज्म बता रहा हूं, ताकि देखो एक दो गोली अगर मैं लिखवा भी दूंगा ड्रग्स के नाम, तो उससे आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। ट्रीटमेंट करने के लिए लाजिम है कि तुम्हें सब कुछ आता हो। और क्या दे सकता हूं, जैसे ये हो गया, और ठीक, तो एक और रह गया, देखो बी हो गई ये, और एक और, जैसे मान लो इसे मिटा दूं मैं, इसे छापो पहले, सपोज मान लो जैसे सी, एक और लास्ट है क्या बस, जैसे मान लो ब्रेन तक अगर फ्लूइड नहीं पहुंच रहा, बीपी तुम्हारा इतना फॉल कर गया क्या ब्रेन तक तुम्हारे फ्लूइड नहीं पहुंच रहा, तो जो ब्रेन होगा वो किसको सिग्नल देगा, तुम्हारे हाइपोथैलेमस को सिग्नल देगा, ठीक। और हाइपोथैलेमस के दो देखो, एक तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को बढ़ाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। और आपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को जब पढ़ा होगा तो इसका काम क्या होता है, हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना होता है, ठीक।
देखो ये तुम्हारी मैकेनिज्म हो गई। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या कारण है, यानी कि हाइपरटेंशन के क्या क्या कारण हो सकते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फिर भी मैं इसी बात को बोलूँगा कि अगर आपको प्रॉपर वे में पढ़ना है, देखो डॉक्टर का ऐसा नहीं है कि तुम, वो होता ना क्या यूट्यूब पे बहुत सारे मिलेंगे आपको, 5 मिनट की वीडियो होती है और उसमें 20 ड्रग्स के नाम होते हैं। तो देखो अगर वो तुम याद भी कर लोगे तो भी तुम एक वो झोला छाप डॉक्टर ही कहलाओगे, क्योंकि अगर आपको डायग्नोस करना नहीं आ रहा, तुम्हें पैसे किस चीज़ के देते हैं पेशेंट देते हैं आपको डायग्नोस करने के, ठीक है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट करने के। अगर आपको पूरा नहीं आ रहा, मान लो आपने एक ऐसी ड्रग्स का यूज़ कर लिया जो हार्ट रेट को कम कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, और बीपी तुम्हारा हार्ट रेट से बढ़ ही नहीं रहा, या रेनिन है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट दे दिया तुमने, या एस इनहिबिटर दे दिया, तो आपको पूरा आना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।